Hello class, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So आज हम करेंगे टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट 20 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम करेंगे जो यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 में यूनिट 1 में से आए हैं। जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसमें से ही मैं क्वेश्चन आपको डाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम इसमें बहुत अच्छे से। ठीक है, लास्ट में आप मुझे बताना कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन किसके ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। जिसके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे उससे फिर लोग जो है वो मोटिवेट हो पाएंगे कि ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, या इससे आपको भी ये पता चलेगा कि आप जो है किस तरह से तैयारी कर रहे हो और आपको कितनी प्रोग्रेस कहाँ पर करनी है और कौन से क्वेश्चंस में करनी है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। जैसे कि आपको पता है यूनिट 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्यों है? क्योंकि अभी तक हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जितना हमने पढ़ा हुआ है, जितना हमने 6 क्लासेस के अंदर पढ़ा है। बाकी का पार्ट 2 के अंदर करेंगे जो हम नेक्स्ट की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर हम एक कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पूरे यूनिट 1 में आए होंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से, जो कि है हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले और करने की कोशिश कीजिए। तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। डैश ऑफ द बिजनेसेस एक्टिविटीज इज डन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से जो हमारे पास एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन एक्टिविटीज़ में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस एनवायरनमेंट में की जाती है? मैनेजमेंट किया जाता है, प्लानिंग करी जाती है, कोऑर्डिनेशन करा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध, प्लानिंग का मतलब होता है योजना, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस के अंदर की जाती है या बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर की जाती है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर कौन सी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी इज डन? तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज डन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम मैनेजमेंट ही करते हैं, प्लानिंग तो हम कुछ नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी हम किसी के साथ नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा मैनेजमेंट। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बिजनेसेस एनवायरनमेंट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव एंड, ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर याद होगा आपको तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक तो व्याख्यानात्मक है, बहुत बड़ा है, डिस्क्रिप्टिव है, बड़े फॉर्म में है, और साथ में क्या है? क्या वो सिंपल है, क्या वो बड़ा है, क्या वो कठिन है, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज मोर डिस्क्रिप्टिव एंड कॉम्प्लेक्स। जटिल है, वो बड़ा है लेकिन साथ में ही वो कठिन है। ये बताया हुआ, ये आपका सभी का आंसर ठीक आना चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के दायरे में जो नहीं आता है? क्या वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं? क्या हमने ऐसा पढ़ा है? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तो आती हैं, हमने तो यह पढ़ा है। फाइनेंशियल मार्केट है, तो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तब उसके अंदर हम फाइनेंस भी तो पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फाइनेंस, ये सब पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो हमने जैसा कुछ नहीं पढ़ा है, इनइक्वालिटी पढ़ा है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो नहीं पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज। इसमें से कौन सी है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है?
अब ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन इजी है तो ये ऐसे ही डाल दिए गए हैं, नो, सभी क्वेश्चन वही डाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम सोचते हैं कि इजी है तो हम इनको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो इजी वाले सेक्शन में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर करने की कोशिश कीजिएगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी, और स्क्रीन के ऊपर पढ़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसमें से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कौन सी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है? ट्रेडिशन है, सोसाइटी है, लाइफ है, पब्लिक पॉलिसीज़ है। चलिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, प्लीज़ इसको करिएगा। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? Which of following characteristics is of the economic environment is? कौन सी है? कौन सी है? पब्लिक पॉलिसीज। कौन सी है? पब्लिक पॉलिसीज। ट्रेडिशन भी नहीं आएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो ट्रेडिशन हमने कुछ नहीं पढ़ा है, एनवायरनमेंट में तो ट्रेडिशन हमने नहीं पढ़ा है, सो ये नहीं होगा। सोसाइटी के बारे में भी हमने इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं पढ़ा है, लाइफ के बारे में पढ़ा है, पॉलिसीज़ के बारे में हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्योंकि मैक्रो लेवल के ऊपर होता है और उसमें पॉलिसीज़ आपकी बनाई जाती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपकी आती हैं, तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज़, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा चाइना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश सिस्टम। अब हमने सिस्टम पढ़े थे इकोनॉमी के अंदर, हमने सिस्टम पढ़े थे ना, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर हमने 3 तरह के सिस्टम पढ़े थे, जिसमें हमने कैपिटलिस्टिक पढ़ा था, सोशलिस्टिक पढ़ा था और मिक्स्ड पढ़ा था। अब उसमें से बताइए कि चाइना कौन से सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो चाइना कौन सा है? क्या मिक्स्ड का है? मिक्स्ड में हमने किसको पढ़ा था? इंडिया को पढ़ा था। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट में हमारे आते हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सोशलिस्ट हैं। और कैपिटलिस्टिक में हमने पढ़ा था जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इसको अपनाती हैं, जो विकसित कंट्रीज़ हैं वो इसको अपनाती हैं। तो चाइना भी हमारे एक डेवलप्ड कंट्री में आता है। तो चाइना का सिस्टम कैसा है? कैपिटलिज्म। कैसा है? कैपिटलिज्म सिस्टम किसका है? चाइना का है। ठीक है, आई होप आपका ये आंसर तो ठीक हुआ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग। सेंट्रल बैंक क्या करता है? इन्फ्लुएंस किसको करता है? सेविंग को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें? सेविंग करें, और क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, या तो बचत करें या तो निवेश करें, इसके ऊपर वो फोकस करता है। कौन? सेंट्रल बैंक। कौन है इंडिया का सेंट्रल बैंक? कमेंट में बताइएगा कौन है इंडिया का सेंट्रल बैंक। और एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। और इसमें से ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें कंज्यूमर स्पेंड करता है कुछ ना कुछ? लेकिन इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। जब आपने अपने जो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने अपने ऑप्शन में मॉनेटरी देख लिया और यहाँ पे आपने सेंट्रल बैंक देख लिया, तब तो किसी को चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो दिखती बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी होगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? वित्त आयोग वो बनाता है, सरकार बनाती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी कौन बनाता है? सरकार बनाती है। फेमा आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है उसको कौन बनाता है? FTI। ठीक है, वही बनाता है ना। इंडिया के अंदर मैंने कल आपको बताया था, कल वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि कौन बनाते हैं। ये आएगा फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, इसको आप एग्जिम पॉलिसी भी बोलते हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसका आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक से ही आप इसको समझ जाओ कि मॉनेटरी पॉलिसी आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन क्या बोलता है? कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट डाइट। जो कंज्यूमर का एक एटीट्यूड होता है, दृष्टि होती है, या उसका बिलीफ होता है अबाउट डाइट के बारे में। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई। अब जो मनुष्य का विश्वास है और जो उसकी दृष्टि है डाइट के अकॉर्डिंग, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? जो हमारी हेल्थ होती है और जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? तो किससे होते हैं?
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से होते हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट से होते हैं, सोशल एनवायरनमेंट से होते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से होते हैं। बताइए कि कंज्यूमर का जो एटीट्यूड्स है, बिलीफ होता है अकॉर्डिंग टू किसके, डाइट का, ठीक है, अबाउट डाइट के बारे में जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होता है, किसके बिहाफ पे आपने देखना है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बिहाफ पे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो बिल्कुल नहीं आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो हमारा आएगी नहीं, क्योंकि इसमें हमारा तो मनी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो डाइट का इसमें कुछ नहीं है। सोशल एनवायरनमेंट में भी नहीं आएगा, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट तो हमारा आसपास का वातावरण हुआ, तो आसपास का वातावरण कुछ अलग भी हो सकता है, उसमें भी डाइट का कुछ नहीं आया। तो नेचुरल में भी आपका डाइट का कुछ नहीं आया, ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, जो हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट है, जैसे हर एक कंट्री में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक एरिया का अपना अपना एक कल्चर होता है, उसी के जैसे है वो न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आपको राजस्थान की ओर चले जाओ तो राजस्थान में ज़्यादा लोग घी खाते हैं, हरियाणा की ओर चले जाओ तो वहाँ पर लोग ज़्यादा दूध पीते हैं, तो वो उनका डाइट में लेने वाला नेचुरली उनका जो यूज़ करते हैं चीज़ें। तो कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किससे, कल्चरल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और लोग अपने एटीट्यूड एंड बिलीफ अबाउट डाइट के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कल्चरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा है जो इंटरनल एनवायरनमेंट का तत्व नहीं है, कौन सा है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में समझा दिया है, पढ़ा दिया, आपको तो देखते ही आ जाना चाहिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। क्या इसका आंसर मार्केटिंग कैपेबिलिटी होगा, क्या इसका आंसर ऑपरेशन कैपेबिलिटी होगा, क्या मनी एंड कैपिटल मार्केट होगा, क्या पर्सनल कैपेबिलिटी होगा, क्या इसका आंसर होगा। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हम मार्केट स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, ऑपरेशनल भी मार्केट के अंदर ही होता है, पर्सनल हो गया कार्मिक, पर्सनल हो गया वर्कर से रिलेटेड, जो भी चीज़ें आपके वर्कर से रिलेटेड आएंगी वो आएगी पर्सनल में, कार्मिक चीज़ें। लेकिन मनी एंड कैपिटल मार्केट को हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनी एंड कैपिटल मार्केट, क्योंकि ये मैक्रो लेवल के ऊपर आता है, हर एक्सटर्नल फैक्टर का ये पार्ट होता है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका मनी एंड कैपिटल मार्केट नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, इसके बारे में अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, तो आपको आना चाहिए कि विच वन इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपोर्टिंग का टाइप कौन सा है। मैंने आपको एक्सपोर्टिंग के टाइप्स में 2 प्रकार के टाइप्स बताए थे, कौन कौन से थे वो थे डायरेक्ट और वो थे इनडायरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टिंग के टाइप कौन से हैं, बोथ, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज प्रोपाउंडेड बाय। अब जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है वो किसने बनाई थी, किसने प्रोपाउंड करी थी, तो बताइए किसने प्रोपाउंड करी थी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब कुछ लोग बोलेंगे एडम स्मिथ ने करी थी, नहीं बच्चों, एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की थी। निरपेक्ष लागत सिद्धांत जो है वो एडम स्मिथ ने दिया है, और जो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज का दिया है वो दिया है डेविड रिकार्डो ने। किसने दिया है, डेविड रिकार्डो ने। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रट लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी है, डेविड रिकार्डो ने दी है, और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी है, एडम स्मिथ ने दी है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या अर्थशास्त्र का फादर भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो किसने दी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, डेविड रिकार्डो ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब बताइए, इसमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड का ऑब्जेक्टिव है। अब इंटरनेशनल ट्रेड तो आपको पता ही है, बहुत ब्रीफ में हमने इसके बारे में क्लास कर ली है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसका उद्देश्य सेल का विस्तार करना, एक्सपेंशन क्या होता है, विस्तार। क्या इसका उद्देश्य डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिसका मतलब होता है विविधीकरण।
क्या इसका उद्देश्य है? मैक्सिमाइज कम्पिटेटिव रिस्क होता है, जो हमारा कम्पिटेटिव रिस्क होता है ना, प्रतिस्पर्धिक रिस्क, क्या उसको बढ़ाना है, या बोथ है ए एंड बी? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है सेल को बढ़ाना, एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड आप तभी करते हो जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सरप्लस में होती हैं, उसी को ही आप जो है वो क्या करते हो? एक्सपोर्ट करते हो। तो बोथ आपका आंसर इसमें से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 12, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताइए, इस स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ग्लोबलाइजेशन इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एक कंट्री की इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? एकीकृत लाता है, मतलब जोड़ता है। एक कंट्री के अंदर जो इकोनॉमी को जोड़ता है कौन? ग्लोबलाइजेशन विद रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ये क्या इसका बोलने का मतलब है? इसका बोलने का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारी इकोनॉमी होती है, एक देश की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो बच जाता है उस देश की इकोनॉमी के साथ इसको जोड़ा जाता है, एकीकृत किया जाता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? सेकंड स्टेटमेंट है ग्लोबलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमारा किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर करता है, औद्योगिकीकरण के ऊपर वो ये अपना फोकस करता है। क्या ये सही है? क्या दोनों सही है? क्या एक भी सही नहीं है? तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में ही यह पढ़ाया है, ये दोनों ही सही है कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन के ऊपर काम करता है, और ग्लोबलाइजेशन जो होता है ऑल वर्ल्ड को वो एक ही मार्केट के रूप में देखता है। ठीक है, तो ये बोथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ द एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट एंड रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल द हाईएस्ट। अब इसमें से ऐसी कौन सी मार्केट होती है जिस मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट है, ये आपको पता ही है, आपको इस ऑप्शन से पता चल रहा है कि सब फॉरेन मार्केट है। अब ऐसी कौन सी फॉरेन मार्केट है जहां पर एंट्री करते हो, जब आप जाते हो तो उसमें रिस्क भी हाई होगा, प्रॉफिट पोटेंशियल भी उसमें हाई होगा। रिस्क भी हाई, प्रॉफिट भी हाई, तो किस में होगा? जब आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे, क्या उसमें रिस्क भी ज़्यादा है एंड उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग किया, इसमें भी ऐसा नहीं है। ज्वाइंट वेंचर में भी ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा किस में है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में है। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आप कहीं पर करोगे तो इन्वेस्टमेंट करने से आपने क्या किया? एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, आपने जितने परसेंट की इन्वेस्टमेंट वहां पर करी है उसमें से आपने क्या किया? उसकी ओनरशिप परचेज कर ली। अब जब आप किसी कंपनी की ओनरशिप परचेज करते हो तो उससे क्या होता है कि आपके ऊपर रिस्क भी बढ़ता है एंड प्रॉफिट पोटेंशियल भी आपका बढ़ता है। तो जहां पर रिस्क भी ज़्यादा होगा, रिस्क भी इसमें हाई है, और इसमें क्या है? प्रॉफिट भी इसमें हाई है। तो ये क्या है आपका? ये है इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका ऐसा होता है। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा, आपको किसके ऊपर टिक करना है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि Which of the following has the largest share of export from India? अब इंडिया, इसको क्वेश्चन को समझिए कि क्या है। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किन चीज़ों का करती है? लार्जेस्ट शेयर किसका है? इंडिया एक्सपोर्ट करती है जो चीज़ों को, मतलब निर्यात करती है, दूसरे देशों को भेजती है। तो जो हमारे पास फॉलोइंग दिए गए हैं इसमें से लार्जेस्ट वो किन चीज़ों को एक्सपोर्ट करती होगी? क्या वो एग्रीकल्चर को, कृषि से बनी हुई चीज़ों को वो एक्सपोर्ट करती है, या जेम्स एंड ज्वेलरी को वो एक्सपोर्ट करती है, या हैंडीक्राफ्ट को करती है, हाथ से बनी हुई चीज़ों को, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को करती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका क्वेश्चन होगा जेम्स एंड ज्वेलरीज। जिसने भी जेम्स एंड ज्वेलरीज बी को टिक किया है तो उसका आंसर सही हो जाएगा कि इंडिया जो है लार्जेस्ट शेयर किस चीज़ का एक्सपोर्ट करती है? जेम्स एंड ज्वेलरीज का करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा इसी के साथ ही। क्या आ जाएगा? ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ग्लोबलाइजेशन इज द
टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल। अब इसमें से ग्लोबलाइजेशन किस टर्म को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि ये रिस्ट्रिक्शन को, कहाँ की रिस्ट्रिक्शन को ये कम करता है, रिमूव करता है। क्या फॉरेन ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन को ये रिमूव करता है ग्लोबलाइजेशन? क्या इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करता है? ये दोनों को करता है, एक को भी नहीं करता है। बताइए इसका आंसर। चलिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होता है ये फॉरेन ट्रेड के रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव करेगा एंड इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शन को भी करेगा। तो ये बोथ इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बोथ। क्या करेगा ये, जो रिस्ट्रिक्शन आपके फॉरेन ट्रेड के ऊपर लगी हुई है, कुछ कंट्रीज ने लगाई हुई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर तो हमने पूरी मार्केट को, पूरे बिजनेस को, पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट के रूप में देखना है। तो ये फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो आयात निर्यातों के ऊपर शुल्क लगे होते हैं या प्रतिबंध लगे होते हैं, उनको ये कम करता है। और इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंट्री कहीं पर भी जाकर, कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाकर जो है वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन कुछ लगे तो उसको भी रिमूव करता है। तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंश्योर टू द कंज्यूमर इन द ग्लोबलाइजेशन। अब कंज्यूमर जो होते हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब करी जाती है, तो कंज्यूमर किस चीज़ के लिए एंश्योर नहीं होते हैं, मतलब किस चीज़ की उनको श्योरिटी नहीं होती है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? क्या वो लोअर प्राइस है? क्या वो बेटर सिलेक्शन है? क्या वो क्लियर ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है? क्या वो इम्प्रूव्ड सर्विसेज है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। जिसने भी थर्ड किया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशंस थ्रू डिफरेंट मीन्स। अब इसमें से ऐसा कौन सा ऐसा कारक है जहां पर कंपनी अपने बिजनेसेस को या ऑपरेशन को ग्लोबलाइज कर सकती है, या मतलब कि ग्लोबल तक अपने बिजनेसेस को लेके जा सकती है? क्या कर सकती है ऐसे कि उसका बिजनेस ग्लोबलाइज हो जाए, एक देश की सीमा के बाहर वो चला जाए? तो उसमें क्या है, एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली, यस ये कर सकती है। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ये तो हमने पढ़ा ही है। जब दोनों हो गए हैं तो सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम करते हैं, फॉरेन ट्रेड हेल्प्स ईच कंट्री टू मेक डैश यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमने पढ़ा है, ये हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है कि फॉरेन ट्रेड क्या करता है, कंट्री में क्या बनाने में हेल्प करता है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरह से बनाने में वो हेल्प करता है, तो बेटर बनाने में वो हेल्प करता है। क्योंकि फॉरेन ट्रेड जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं, कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका हम बेटर यूज़ करते हैं, और उनको हम जितना उनका हो सके उतना पूरा के पूरा हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम अपनी कंट्री के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हम बेटर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ ग्लोबल इकोनॉमी समटाइम्स कॉल्ड, कि हम पूरे ग्लोबल की इकोनॉमी को, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अ कॉरपोरेशन, अ ग्लोबल इंटीग्रेशन कंपनी, या नन ऑफ द अबव। तो क्या बोलते हैं हम? अब हमने पूरी एक मार्केट को, अब पूरी कंट्री अब हमारी एक मार्केट है, उस मार्केट को हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम उसको ग्लोबली इंटीग्रेटेड कंपनी बोल सकते हैं? तो हम नहीं बोल सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन हम एक पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को एक कॉरपोरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक कॉरपोरेशन हम पूरी इकोनॉमी को बोल सकते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडवांटेज ऑफ लाइसेंसिंग। इसमें से कौन सा है जो लाइसेंसिंग का लाभ नहीं है या उसका गुण नहीं है? तो कौन सा है बताइए? क्या हमारे लाइसेंसिंग में लो फाइनेंशियल रिस्क होता है? सो यस, लो फाइनेंशियल रिस्क तो होता है, ये तो सही है। इट अवॉइड टैरिफ्स, इट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग फ्यूचर कंपिटिटर, तो ये टैरिफ को भी अवॉइड करता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होती है।
फ्यूचर कंपटीशन को क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे लाइसेंसिंग में नहीं होती है। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो आई होप कि आपके 18+ क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो गए होंगे। इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं उसको कमेंट में करके बताइएगा। और अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हों या उसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली लाइक द सेशन।